नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर 6 जिसका नाम है दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों इसके सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है यानी कि जितने भी MCQ प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपके जितने भी MCQ हैं सभी इस चैप्टर के कवर कराए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको फ्री में दी जाएगी और उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किस समिति ने रेलवे कर्मचारी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। दोस्तों हम सभी को पता है रेलवे कर्मचारी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी 1974 के मई में। दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो समिति ने मतलब राष्ट्रीय कर्मचारियों की जो रेलवे के थे उनका राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, उसका नाम क्या है यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उस समिति का नाम था राष्ट्रीय समन्वय समिति, यानी कि दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पर समिति का नाम याद रखिएगा, किसने राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था और दोस्तों किसके नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और वर्ष था 1974, महीना था मई का। ठीक दोस्तों इस सभी को आप याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जो जनता का संसद मार्च था यानी कि जिसमें जनता ने संसद की तरफ मार्च किया था उसका नेतृत्व 1975 में किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों जेपी ने ही क्या किया था, संसद मार्च का नेतृत्व किया था 1975 में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। यानी कि दोस्तों उस अनुच्छेद का वर्णन हम किस मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 352 है उसके अनुसार क्या कर सकती है दोस्तों, जो सरकार है वो आपातकाल लागू कर सकती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी 352 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आपातकाल के बाद आम चुनाव किस वर्ष के मार्च में हुए, यानी कि दोस्तों जो आपातकाल था हमारा उसके बाद जो हमारे चुनाव हुए वो किस वर्ष के मार्च में हुए थे, यानी कि कब हुए थे आपातकाल के बाद हमारे चुनाव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1977। आपातकाल के बाद दोस्तों 1977 में क्या होते हैं, चुनाव आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12 से संबंधित सभी विषयों के जो भी आर्ट्स के हैं उनके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें मैंने इन चैप्टरों का यानी कि जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और जितने भी हमारे चैप्टर हैं सभी के MCQ वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर दोस्तों आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लीज आप दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि मैं जितने भी प्रश्न यहाँ पर करा रहा हूँ उनके अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डायरेक्ट जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, यानी कि फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे WhatsApp चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने हमारे इस वीडियो को लाइक किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1974 में चुनाव में विपक्ष को चुनावी तैयारी का समय कम क्यों मिला। यानी कि दोस्तों जो 1974 का चुनाव हुआ था उसमें जो विपक्ष था हमारा, यानी कि जो हमारे विरोधी दल थे या जो हमारे प्रतिपक्ष के जो क्या थे दोस्तों हमारे दल थे, उनको दोस्तों चुनाव में तैयारी करने का समय कम क्यों मिला था। क्योंकि दोस्तों जो चुनाव हुआ था दोस्तों वो क्या हुआ था दोस्तों, वो अचानक घोषित किया गया था। चुनाव की जो तिथि थी वो अचानक घोषित की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो राजनीतिक बदलाव की गति थी वो भी बहुत तेज थी। दोस्तों आप इसमें आप समझ सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्या है, सही है। उसी के साथ साथ आप ऑप्शन नंबर बी को भी क्या कर सकते हैं, एक रूप से सही मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिसमें ऑप्शन ए है हमारा वो सही है, क्योंकि दोस्तों चुनाव है उसे अचानक घोषित किया गया था और उस समय जो अधिकतर नेता क्या थे, जेल में थे। जेल से जब चुनाव घोषित किया गया तो उनको जेल से क्या किया गया, छोड़ा गया। तो ठीक दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसी के साथ आंशिक रूप से बी भी आप सही मान सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1977 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने मिलकर किस नए दल का गठन किया। दोस्तों हम सही जानते हैं जब आपातकाल हटा उसके बाद जब चुनाव हुए 1977 में, तो 1977 के चुनाव में जो विपक्षी दल थे दोस्तों उन्होंने मिलकर एक नए दल का गठन किया था, जिसके अंदर अंडर आकर सभी ने क्या किया दोस्तों, चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों उस विपक्षी दल का यानी कि उस नए दल का क्या नाम था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूंगा, उसका जो नाम है दोस्तों वो है जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि 1977 के बाद जो विपक्षी दलों ने मिलकर एक नया दल बनाया था उसका नाम था जनता पार्टी। दोस्तों
तो हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किन नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में नई पार्टी बनाई? यानी कि दोस्तों हमारा जो आपातकाल लगा था उसके बाद आपातकाल की जब समाप्ति होती है तो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो कि हमें जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किए। जगजीवन राम भी दोस्तों पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसी के क्या थे दोस्तों, एक नेता थे, लेकिन दोस्तों आपातकाल से भी असंतुष्ट थे। तो आपातकाल से असंतुष्ट होने के कारण दोस्तों जब आपातकाल हटा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जगजीवन राम ने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। दोस्तों किन नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई? तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन जान जाइए, इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता थे वो सही है। क्योंकि दोस्तों जितने भी कांग्रेस के असंतुष्ट नेता थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। ठीक दोस्तों जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाई गई नई पार्टी का नाम क्या था? यानी कि जगजीवन राम ने जिस पार्टी का गठन किया उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस किन राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत सकी? यानी कि दोस्तों जो 1977 का चुनाव हुआ था तो जो कांग्रेस है उसमें उसका बहुत बुरा हाल था, खासकर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर दोस्तों जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसने एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जो लोकसभा की होती है उसको नहीं जीत पाया। तो दोस्तों ऐसे कौन से राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसने एक भी सीट नहीं जीत पाई थी 1977 के चुनाव में। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, एक सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिली? दोस्तों जो कांग्रेस थी उसको राजस्थान और मध्य प्रदेश में यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी सीटें मिली थी जो हमारा आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था 1977 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, एक, यानी कि वहां पर उसको एक सीट मिली थी। किसमें? राजस्थान में भी उसको एक सीट मिली थी 1977 के चुनाव में और मध्य प्रदेश में भी एक सीट मिली थी। दोस्तों जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ ये एमसीक्यू आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपके एकदम पेपर में जो आपका एग्जाम होगा। दोस्तों हो सकता है जो एमसीक्यू है उसकी भाषा बदल दें, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराया कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिली, इसकी जगह यहाँ कर सकते हैं दोस्तों ये कि यह दे देंगे प्रश्न की कौन से ऐसे स्टेट है यहाँ पर कांग्रेस को 1977 के चुनाव में एक सीटें मिली। ठीक, मतलब प्रश्न सेम रहेगा, प्रश्न तो देखेंगे आप सेम ही है, एक सीट ना, तो प्रश्न सेम है लेकिन क्या करेंगे उसका भाषा बदल देंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर स्टेट का नाम दे दिए हैं, वहाँ पर स्टेट का नाम ना दे, वहाँ पर आपको स्टेट पूछ लें। हो सकता है वहाँ पर स्टेट का नाम दे दें, जैसे कि इसमें है स्टेट का नाम देने के साथ साथ क्या पूछ लें कितनी सीटें मिली। तो मतलब प्रश्न ऐसे ही आएंगे, बस इसका हो सकता है भाषा क्या कर दें इधर उधर कर दे, लेकिन दोस्तों प्रश्न जो है यही प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये छोटा सा चैनल है दोस्तों और आप सभी की मदद के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता है दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार कितने समय में अपना बहुमत खो बैठी? दोस्तों 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो कितने समय बाद अपना बहुमत खो बैठी वो पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 महीना। यानी कि 28 महीने बाद जो जनता पार्टी थी दोस्तों क्या हो गई, उसने अपना बहुमत खो दिया और उसका शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार के पतन का मुख्य कारण क्या था? यानी कि दोस्तों जो जनता पार्टी की सरकार थी उस जो 28 महीने बाद अपना बहुमत खो बैठी उसका पतन था दोस्तों, इस पतन का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि जनता पार्टी के सरकार न बना पाने के लिए 5 साल के लिए क्या कारण था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, दलों के बीच दोस्तों आपसी तालमेल की कमी और आंतरिक संघर्ष, सत्ता संघर्ष। दोस्तों जनता पार्टी जो थी दोस्तों उसमें क्या था, तो उसमें जो दल थे वो आपस में क्या कर रहे थे दोस्तों, आंतरिक रूप से सत्ता संघर्ष कर रहे थे। सब जितने भी दल उसमें शामिल हुए थे जनता पार्टी में, हम सभी जानते हैं जनता पार्टी में विभिन्न दलों ने क्या किया था, मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था दोस्तों जनता पार्टी। दोस्तों जो जितना भी जनता पार्टी में दोस्तों लोग थे इनके सभी नेता क्या चाहते थे दोस्तों, हम खुद प्रधानमंत्री बन जाए। वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। इसके साथ साथ दोस्तों इनके बीच में तालमेल भी नहीं था और इनके अंदर क्या चल रहा था, एकदम सत्ता का संघर्ष चल रहा था। इसी कारण दोस्तों जनता पार्टी थी उसने अपना बहुमत 28 महीने बाद खो दिया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दलों के बीच तालमेल की कमी और आंतरिक सत्ता का संघर्ष। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1973 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा
नारा दिया? दोस्तों अभी हमने पढ़ा गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले मार्क्सवादी समूह किस नाम से जाने गए? दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्सलवादी और माओवादी। ये सब दोस्तों संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। ये सब दोस्तों क्या करते हैं, ये सब दोस्तों हथियार उठाकर बदलाव लाना चाहते हैं। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका चैप्टर 6 जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट प्रारंभ हो गया है। दोस्तों अब 1971 का जो चुनाव से संबंधित प्रश्न था ये हमारा, यहाँ से ही हमारा चैप्टर जो हमारा 6 है वो चालू हो गया है। अभी तक हमने चैप्टर 5 के एमसीक्यू देखे, हम चैप्टर 6 के एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों हम अपने चैप्टर 6 के थर्ड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों थर्ड एमसीक्यू है हमारा, नक्सलवादी समूह किस राज्य में सबसे अधिक सक्रिय थे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों जनवरी 1974 में गुजरात में आंदोलन किसने शुरू किए? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किसानों ने, ऑप्शन नंबर बी है मजदूर, ऑप्शन नंबर सी छात्र, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी, छात्रों ने। क्योंकि दोस्तों जनवरी 1974 में जो गुजरात के छात्रों ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन चालू किया था। दोस्तों गुजरात आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों ऑप्शन ए भाषा विवाद, ऑप्शन बी सीमा विवाद, ऑप्शन सी महंगाई भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी आरक्षण। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, क्योंकि गुजरात के आंदोलन का मुख्य कारण था महंगाई और भ्रष्टाचार। दोस्तों कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने अनिश्चित भूख हड़ताल की चेतावनी दी? दोस्तों जब गुजरात आंदोलन हो रहा था उस दौरान एक कांग्रेस ओ के नेता आए, उन्होंने कहा अगर जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है गुजरात का, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तो दोस्तों जो ये बात कही थी दोस्तों, उसको दोस्तों मोरारजी देसाई ने कहा था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। ठीक दोस्तों बढ़ते अपने दोस्तों अगला प्रश्न, 1975 के जून में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हुआ? दोस्तों गुजरात में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उसको दोस्तों क्या हुई, सामना करना पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 1974 में बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन बी है मजदूर, ऑप्शन सी है छात्र, ऑप्शन डी है छात्र कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों। दोस्तों आप याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि छात्र सही है, क्योंकि मार्च में 1974 में जो बिहार में आंदोलन चालू हुआ था ये छात्रों के नेतृत्व में चालू हुआ था। दोस्तों बिहार आंदोलन के दौरान छात्रों ने किस नेता को आमंत्रित किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी है लोहिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा जयप्रकाश नारायण, जिसको हम जेपी कहते हैं, दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक दोस्तों, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जेपी ने आंदोलन को स्वीकार करने की शर्त रखी, यानी कि दोस्तों जो जेपी थे उन्होंने कहा छात्रों से कि मैं तुम्हारा आंदोलन तो स्वीकार कर लूंगा लेकिन 2 शर्तों पर स्वीकार करूंगा। तो दोस्तों 2 शर्त क्या थी उसकी हमें पहचान करनी है। ठीक दोस्तों आप पहला ऑप्शन है सशस्त्र होगा, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो आपका आंदोलन होगा वो सशस्त्र होगा। नहीं दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये डिमांड नहीं रखी थी। केवल बिहार तक सीमित रहेगा, नहीं दोस्तों ये भी नहीं कहा था उन्होंने। अहिंसक होगा और राष्ट्रीय बनेगा, हाँ दोस्तों ये कहा था। उन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं आपके आंदोलन की कमान तभी संभालूंगा जब आपका आंदोलन अहिंसक रहेगा और केवल अपने आप को बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अर्थात राष्ट्रीय बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। अब दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, राजनीति में संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इन्होंने दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का दोस्तों सिद्धांत दिया था दोस्तों इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के क्षेत्र में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सत्ता परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी है एक दलीय शासन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि दोस्तों जेपी का मानना था कि संपूर्ण क्रांति लाकर वो सच्चे लोकतंत्र की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
पद्म सम्मान लौटाने वाले लेखक कौन थे? दोस्तों जब इमरजेंसी लागू की गई तो एक ऐसे लेखक थे जिन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था, तो उन्होंने दोस्तों उसको क्या कर दिया दोस्तों, वापस कर दिया। तो वही पूछा रहा दोस्तों, पद्म सम्मान लौटाने वाले लेखक कौन थे? यशपाल और हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी शिवरामकांत और शिवराम करंत और फणेश्वर रेणु, ऑप्शन सी फूलचंद और निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, यानी कि शिवराम करंत और फरेश्वरनाथ रेणु। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 39वां, ऑप्शन नंबर बी है 40वां, ऑप्शन नंबर सी है 41वां, ऑप्शन नंबर डी है 42वां। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो सही है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान क्या हुआ दोस्तों, पारित हुआ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा किसने दिया था? दोस्तों जो यह नारा है कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है दोस्तों, यह नारा दोस्तों डी के बरुआ ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों डी के बरुआ उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब आपातकाल लगा हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यानी कि दोस्तों यह नारा है कि अब संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, इसका संबंध किस आंदोलन से है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गुजरात आंदोलन, ऑप्शन बी बिहार आंदोलन, ऑप्शन सी रेड हड़ताल, ऑप्शन डी नक्सल आंदोलन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिहार आंदोलन। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है चरण सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जयप्रकाश नारायण, क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने ही संसद मार्च का नेतृत्व किया था 1975 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1974 के रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है लोहिया, ऑप्शन नंबर बी है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1974 की रेल हड़ताल कितने दिन चली? दोस्तों जो 1974 में रेल हड़ताल थी दोस्तों, उसकी अवधि पूछी जा रही है, यानी कि दिन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन, ऑप्शन डी है दोस्तों 25 दिन। तो दोस्तों जो 1974 की रेल हड़ताल थी आप सभी जानते हैं उस किसके अंदर में चालू की गई थी, वो जॉर्ज फर्नांडिस के अंदर चालू की गई थी दोस्तों। और दोस्तों जो 1974 की रेल हड़ताल थी, इसको सरकार ने क्या कहा दोस्तों, इसको सरकार ने अमान्य घोषित किया, अवैधानिक घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया। और दोस्तों ये जो रेल हड़ताल थी 20 दिनों के बाद क्या हुई दोस्तों, बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। तो दोस्तों यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि जो रेल हड़ताल थी दोस्तों 20 दिनों तक चली। ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों हमारा 20 दिन सही है। दोस्तों 1973 में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1973 में लोकतंत्र के जो सबसे बड़े पद के रूप में भी देखा जाता है, या न्यायालय के क्षेत्र में सबसे बड़ा पद है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों, उसमें दोस्तों हस्तक्षेप किया उसकी नियुक्तियों में। दोस्तों उन्होंने वरिष्ठता का जो क्रम था उसको तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों भारतीय न्यायाधीश के चयन में, मुख्य न्यायाधीश के चयन में परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो एससी है उसके सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या किया जाता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी कि सीजीआई के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है दोस्तों सीजीआई के रूप में। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी ने जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे 3, उनकी क्या की दोस्तों, अवहेलना की उनकी वरिष्ठता की। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं था एक, उसी को क्या किया गया दोस्तों, उसी को उन्होंने क्या किया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया, यानी कि उसी को दोस्तों सीजीआई बना दिया गया। तो कौन था वह व्यक्ति जिसको इंदिरा गांधी ने सीजीआई बना दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है केशवानंद भारती, ऑप्शन बी है एएन राय, ऑप्शन सी है दोस्तों जगमोहन लाल सिन्हा, ऑप्शन डी है दोस्तों फरुखुद्दीन अली अहमद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एएन रे। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एएन रे सही है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उस नेता का नाम लिखिए जिसने 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है राज नारायण, ऑप्शन डी है दोस्तों बाबू जगजीवन राम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
राज नारायण। दोस्तों राज नारायण ही वह शख्स था जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 का रायबरेली से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोस्तों यह चुनाव वह हार गया था। और दोस्तों हारने के बाद उसने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव है वो असंवैधानिक है, यानी कि उसमें उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। तो आप याद रखिएगा राजनारायण। और राजनारायण दोस्तों एक समाजवादी नेता थे, भी याद रखिएगा। दोस्तों 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? यानी कि दोस्तों जब न्यायालय ने फैसला दिया, उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद के कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इस वजह से वो अपने पद पे कायम नहीं रह सकती हैं, उस समय यानी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश नहीं दोस्तों, न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगमोहन लाल सिन्हा। तो ऐसा दोस्तों इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकता है कि किस न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के चुनाव को सरकारी मशीनरी के प्रयोग करने के कारण गलत ठहराया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, जगमोहन लाल सिन्हा ने ही गलत ठहराया था। ठीक दोस्तों, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित थे। ठीक दोस्तों, क्योंकि इलाहाबाद से चुनाव संबंधित था ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। इंदिरा गांधी ने रायबरेली के चुनाव में भाग लिया था, जो 1971 में हुआ था आम चुनाव। और उन्हें जो रायबरेली है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो हाई कोर्ट है वो दोस्तों इलाहाबाद में है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में मामला गया था, और जो वहाँ के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने ये मामले पे अपनी फैसला सुनाया था। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को क्या आदेश दिया? दोस्तों जब इलाहाबाद न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को दोस्तों अवैधानिक ठहरा दिया, तो इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गई। तो दोस्तों उस इंदिरा गांधी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 में क्या आदेश दिया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया, ऑप्शन बी पूर्ण स्थगन, आंशिक स्थगन, और दोस्तों ऑप्शन डी फैसला रद्द। दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक स्थगनादेश। यानी कि दोस्तों जो इलाहाबाद का जो फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जब उसको लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी ने इसी में गई यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसने क्या किया, उस पर आंशिक स्थगनादेश सुना दिया। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इंदिरा गांधी अब पीएम तो रहेंगी, लेकिन वो सर्वोच्च मतलब संसद के में वोट नहीं डाल सकती हैं, संसद की कार्रवाई में एक रूप से भाग नहीं ले सकती हैं, यही कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी को आंशिक स्थगनादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 25 जून 1975 को कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ? यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ आपातकाल लागू हुआ इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को, दोस्तों कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया, यानी कि किस अनुच्छेद के माध्यम से आपातकाल लागू किया गया? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 352। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका हम याद रखने की आपको ट्रिक भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों देखिए इसकी जो ट्रिक है, ये देखिए जो अनुच्छेद 352 क्यों लागू किया गया, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो इंदिरा गांधी थी, जनता बहुत विरोध कर रही थी इंदिरा गांधी का उस टाइम पर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, बहुत खाद्यान्न के दाम बढ़ गए थे, तेल के दाम बढ़ गए थे। तो क्या हुआ, जो जनता थी इनके खिलाफ विरोध कर रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा भैया तुम सब 3-5 करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मार दूंगी। ठीक दोस्तों, क्या कहा इंदिरा गांधी ने, तुम सब 3-5 करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ क्या करूंगी, मार दूंगी। तो इसी से आप रखेंगे क्या, 352, यानी कि 3 से क्या हो गया दोस्तों, 3-5 यानी कि 3 हो गया, 3-5 ये हो गया, और 2 थप्पड़ मार दूंगी, 2 अलग से इसे याद कर लीजिए। जैसे आप लिखेंगे 3-5 करना बंद कर दो, नहीं तो क्या करूंगी, 2 थप्पड़ मार दूंगी, तो इसे आप याद रखना 352। ठीक दोस्तों, यानी कि इंदिरा गांधी ने 352 नंबर के अनुच्छेद के तहत क्या किया था दोस्तों, हमारे देश में आपातकाल को लागू किया था राष्ट्रपति की मदद से। दोस्तों 22 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था, यानी कि किस आधार पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? ऑप्शन ए है दोस्तों आंतरिक गड़बड़ी, ऑप्शन बी है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है दोस्तों युद्ध, ऑप्शन डी है दोस्तों संवैधानिक मशीनरी असफल होना। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा
दोस्तों ए है आंतरिक गड़बड़ी, ए सही है क्योंकि उन्होंने दोस्तों आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही क्या किया था, आपातकाल घोषित किया था। दोस्तों आपातकाल की सिफारिश प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रपति से की? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी है फरूक अली अहमद, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फरूक अली अहमद। इन्हीं से दोस्तों ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने दोस्तों इन्होंने आपातकाल से क्या की थी, घोषणा करवाई थी, वापस लगाने के लिए सिफारिश किया था। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो मंत्रिपरिषद के रूप में जब इंदिरा गांधी ने खुद को, इंदिरा गांधी मंत्रिपरिषद कुछ नहीं मानती थी, वो खुद को ही मंत्रिपरिषद मानती थी। तो उन्होंने जाकर जब सिफारिश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया, यानी कि फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है? दोस्तों अखबार का बंद हो जाना ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पहली अनुमति लेना, ऑप्शन सी केवल सरकारी समाचार छापना, ऑप्शन बी विदेशी समाचार प्रतिबंधित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले अनुमति लेना। यानी कि दोस्तों जब प्रेस सेंसरशिप होता है उसका अर्थ क्या है कि पहले अनुमति लीजिए आप सरकार से, तभी कुछ आप क्या कर सकते हैं, छाप कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी ने प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी जब उन्होंने आपातकाल की घोषणा किया था, यानी कि बिना आप सरकार की अनुमति से कुछ छाप नहीं सकते थे आपातकाल के दौरान। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपातकाल में किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी आरएसएस और जमात इस्लामी, ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी नियम के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी जमात इस्लामी और आरएसएस। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निवारक नजरबंदी क्या अर्थ है? यानी कि दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दोस्तों अपराध के बाद गिरफ्तार करना, ऑप्शन बी है शक के आधार पर गिरफ्तार करना, ऑप्शन सी है न्यायालय की अनुमति, ऑप्शन डी है केवल आतंकवादियों पर लागू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा शक के आधार पर गिरफ्तार करना। दोस्तों ऑप्शन भी सही है, क्योंकि दोस्तों जो निवारक नजरबंदी होती है दोस्तों उसमें आपको इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाता है कि आपने कोई अपराध कर दिया है, बल्कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि शंका रहती है कि आप क्या कर देंगे, कोई अपराध कर देंगे, यानी कि शक के आधार पर क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों किन पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के विरोध में बंद होना स्वीकार किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा मेन स्ट्रीम और सेमिनार, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना किया गया? दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या किया गया, बढ़ा दिया गया था। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान पारित हुआ था। दोस्तों इसके दौरान लोकसभा और मतलब इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 साल। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही है। दोस्तों किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 39वां, ऑप्शन नंबर बी है 40वां, ऑप्शन सी है 41वां, ऑप्शन डी है 42वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 42वां। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केशवानंद भारतीयवाद 1973 के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, ऑप्शन बी है संसद सर्वशक्तिमान है, ऑप्शन सी है मूल संरचना सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रस्तावना अपरिवर्तनीय। तो दोस्तों जो ये संबंधित है दोस्तों हमारा केशवानंद भारतीय का 1973 का मामला या वाद दोस्तों ये मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है। इसके अंदर दोस्तों 1973 के केशवानंद भारतीय वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के मूल संरचना जो भारत के संविधान की जो मूल संरचना है दोस्तों उसका परिवर्तन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं जा सकता है, यानी कि संसद कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे भारत के संविधान की मूल संरचना बदल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है भारतीय
देशबंद भारतीय 1973 का बाद। दोस्तों अब अगला प्रश्न है हमारा मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच करना है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं, इसको मैच करते हैं दोस्तों। दोस्तों जयप्रकाश नारायण का किससे संबंध रहेगा? दोस्तों जयप्रकाश नारायण का संबंध दोस्तों, इसमें से हम किसको मिला देंगे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को मिला देंगे दोस्तों हम जनता पार्टी के साथ, नहीं दोस्तों लोकतंत्र बचाओ के साथ मिलाएंगे। दोस्तों फरुखुद्दीन अब चारू मजूमदार को दोस्तों हम CPI-ML से मिला देंगे, क्योंकि दोस्तों चारू मजूमदार CPI-ML से संबंधित था। CPI-ML का नेता था, ये बहुत ही क्या था दोस्तों, ऐसी विचारधारा को मानता था जिसमें CPI-ML के विचारों को प्रमुखता दी जाती थी। दोस्तों ऑप्शन हमारा जो थर्ड है मोरारजी देसाई, दोस्तों क्या थे? तो दोस्तों जनता पार्टी से संबंधित थे, यानी कि इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो फरुखुद्दीन अली अहमद है दोस्तों, ये आपातकाल की घोषणा किए थे, उसमें क्या थे? राष्ट्रपति थे। दोस्तों इस अनुसार हमने मैच कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। तो पहले देखते हैं हम पहले नंबर में जो बी वाला किस में दिया गया है। पहला का बी किस में है? ऑप्शन ए का बी, ए का 1 नहीं, ए का कितना रहेगा इसमें? ए का इसमें 4 रहेगा। यहाँ से उल्टा मैंने कर दिया ना, इसको इधर रखना था मुझे और इसको इधर लिखना था, लेकिन मैंने गलत कर दिया। तो यानी कि ए का 4th किसमें है? इस वाले में है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मार्क, ऐसे आप भी क्या करिए, इसको मार्क कर लेता हूँ। अब चलिए देखता हूँ। अब इसके अलावा हमें देखना है, अब एक तो सही हो गया। अब इसको यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन कट गया, ऐसे आप क्या करिए, यानी कि ऑप्शन ए इसमें अब नहीं शामिल होगा। अब हम 3 बचे हुए हैं, क्योंकि इन तीनों में क्या है? ऑप्शन ए का 4 है, ठीक। तो अब देखते हैं अब इन सब में कौन सा है जिसमें हमारा बी का पहला है। देखिए बी का पहला किसमें है? बी का पहला है दूसरे में, तो दूसरे में दूसरा इसमें है और दूसरा इसमें है, यानी कि 2 है। तीसरा हम इसको काट देते हैं क्योंकि ये सही नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं किसमें हमारा सी का दूसरा है। सी का दूसरा है दोस्तों बी वाले में, यानी कि इसमें है और इसमें नहीं, यानी कि ये भी काट देते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक थी, आप इसे जान लीजिए, ऐसे ही किया जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे साथ पढ़ने वाला। इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों क्या है? सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई सरकार के बाद किस नेतृत्व में दूसरी सरकार बनी? यानी कि दोस्तों जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी जो 1977 में, उसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो दोस्तों हम सभी अभी पढ़े थे पीछे, 28 महीने बाद इसने क्या किया था? अपना बहुमत खो दिया था, यानी कि 28 महीने बाद ये सरकार गिर गई थी। उसके बाद दोस्तों जो 28 महीने के बाद सरकार गिर गई थी, उसके बाद दोस्तों एक अन्य नेता थे जिनके नेतृत्व में क्या हुई? एक दूसरी सरकार बनी जो दोस्तों लगभग 4 महीने तक चली थी। दोस्तों जो 28 महीने के बाद दूसरी सरकार बनी थी दोस्तों, वो कितने महीने तक चली थी? आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया ना दोस्तों, 4 महीने तक चली थी, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों इसमें लेकिन हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के बाद, तो दोस्तों किसके नेतृत्व में बनी थी दूसरी सरकार? तो दोस्तों दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी थी, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, ठीक दोस्तों। इतना आप जान गए ना। और दोस्तों इन्होंने किसकी मदद से सरकार बनाई थी? कांग्रेस की सहायता से क्या की थी? सरकार बनाई थी। और दोस्तों इनकी सरकार सिर्फ 4 महीने चली। पहली सरकार दोस्तों जो आपातकाल के बाद आई वो 18 महीने चली, और उसके बाद जो चरण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो 4 महीने चली। उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी होती है वो जीत हासिल करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगजीवन राम किस पद पर थे? यानी कि दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें जो जगजीवन राम थे दोस्तों वो किस मतलब पद पर थे? यानी कि कौन सा उन्होंने मंत्रालय में अपना योगदान दिया था, कौन से मंत्रालय के वो मंत्री थे? दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। दोस्तों श्रम मंत्री इसका सही आंसर है। दोस्तों इसको याद रखने की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जगजीवन राम से आप याद करेंगे, अगर दोस्तों जग में आपको जीवन यापन करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको श्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। तो इससे आप याद रखिएगा जगजीवन राम क्या थे? पहले श्रम मंत्री थे, ठीक दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF का लिंक मिल जाएगा। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए, जहाँ पर आपको रोज डेली नोट्स, PDF और आपको जितने भी MCQ प्रश्न होते हैं दिए जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया थोड़ा सा भी आपको तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।